हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 185 यानी 185, जिसमें हम देखते हैं क्रिया। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है क्रिया। दोस्तों समझें, क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य करना। ठीक है, कार्य करना। ध्यान से समझें। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। दोस्तों, क्रिया के बिना वाक्य कैसा है? अधूरा है। वाक्य अधूरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्रिया जो है दोस्तों, कर्ता के आधार पर बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि कर्ता के आधार पर समय समय पर क्रियाएं क्या होती हैं कि बदलती रहती हैं। ये बातें ध्यान रखेंगी। ठीक है, अगली जरूरी बात समझें दोस्तों, क्रिया किससे मिलकर बनती है? अगर आपसे कोई कुछ पूछे, ठीक है, तो क्रिया किससे मिलकर बनती है? तो दोस्तों, धातु से मिलकर बनती है क्या? क्रिया। ठीक है, धातु से मिलकर बनती है क्रिया। ठीक है, अब जो धातु होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। ठीक है, धातु कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान से सुने, टेबल बनाते हैं एक छोटा सा। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। एक होती है मूल धातु। कौन सी? मूल धातु। ठीक है, सुनते जाएं। एक होती है सामान्य धातु। कौन सी? सामान्य धातु। ठीक है, एक होती है यौगिक धातु। कौन सी? यौगिक धातु। ठीक, और एक होती है व्युत्पन्न धातु। कौन सी? व्युत्पन्न धातु। ठीक है, व्युत्पन्न धातु। अब मूल धातु क्या होती है? तो दोस्तों, मूल धातु जो होती है वह स्वतंत्र होती है, यानी कि किसी पे आश्रित नहीं होती। ठीक है, स्वतंत्र धातु होती है मूल धातु। ठीक है, जैसे खा। ठीक है, खा। ठीक, पढ़। ठीक, लिख, यानी कि खा, पढ़, लिख, चल, गा, सो, जाग। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी धातु के पहले रूप यानी कि मूल धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यानी कि मूल रूप होता है। अभी इसमें हमने कोई भी अन्य प्रत्यय या शब्द हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो धातु का मूल रूप जैसे खा, पी, सो, चल, उठ, बैठ। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखें। अगला है दोस्तों सामान्य धातु। धातु का दूसरा प्रकार है सामान्य धातु। इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारी जो मूल धातु होती है इसमें हम किसको जोड़ देते हैं? हम ना को जोड़ देते हैं। मूल धातु में हम किसको जोड़ देते हैं? ना को जोड़ देते हैं, और तब जाकर हमारी क्या बनती है? सामान्य धातु। जैसे हम पहले देख रहे थे मूल धातु में सो। सो में अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सोना। ठीक है, ऐसे ही जग। जग में हम जोड़ देंगे जगना। ना जोड़ दिया जगना। जाग, फिर ना, जागना। पढ़। पढ़ में ना जोड़ देंगे पढ़ना। तो ये क्या बन गया? सामान्य धातु। यानी कि सामान्य धातु वह धातु होती है जिसमें हम मूल धातु में ना जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए सोना, धोना, रोना, हंसना, बैठना, उठना, जगना। ठीक है, ये सारी बातें हैं, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होती है? इसमें 2 धातुओं का योग होता है। किसका? 2 अलग अलग धातुएं मिलती हैं। ठीक है, और इनके मेल से कौन सी धातु बनती है? तो 2 अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 अलग अलग धातुओं के मेल से यौगिक धातु बनती है। जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना। ठीक है, जैसे हम वाक्य बोलें, जैसे कभी कभी हमारी माँ घर में बोलती है कि आपके सोने और जागने का पता ही नहीं चलता है, आपके उठने बैठने का पता ही नहीं चलता है। तो उठना भी एक धातु है। ठीक है, सामान्य धातु है जो कि, और बैठना भी एक सामान्य धातु है। जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों? यौगिक धातु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों व्युत्पन्न धातु। कौन सी? व्युत्पन्न धातु। इसमें क्या होता है कि प्रत्यय जुड़ जाता है।
जो हमारे सामान्य धातु होती हैं। सामान्य धातु कौन सी, यानी कि जिनमें ना जुड़ जाता है, ना मूल शब्द में ना जुड़कर सामान्य धातु बनती है। और सामान्य धातु में जब प्रत्यय जुड़ जाता है, क्या प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वह क्या बन जाती हैं, व्युत्पन्न धातु। जैसे पढ़ क्या है, मूल धातु है, ठीक है, पढ़ क्या है, मूल धातु है, इसमें हमने वाना जोड़ दिया, पढ़वाना, ठीक है, प्रत्यय, पढ़वाना, बुलवाना, लिखवाना, चलवाना, हंसवाना, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या हैं, व्युत्क्रम धातु के कुछ उदाहरण हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, धातु 4 प्रकार की होती हैं, एक मूल धातु, सामान्य धातु, यौगिक धातु, व्युत्पन्न धातु, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, क्रिया के भेद होते हैं 2। कितने, 2। कौन कौन से, एक होता है अकर्मक क्रिया, कौन सा, अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक ये माँ है, ठीक, और एक होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक, स का अर्थ होता है सहित, यानी कर्म सहित, ठीक है। तो आ मीन्स आ कहीं भी लग जाए किसी भी सार्थक शब्द के आगे तो वह क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। यानी कि क्रिया के हमारे कितने भेद हैं, 2 भेद हैं क्रिया के, जिसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ कर्म ना हो, ठीक है, कर्म ना हो, ध्यान रखें, कर्म नहीं होता इसमें, ठीक है। और सकर्मक क्रिया कहाँ होती है, जहाँ पर कर्म होता है, ठीक है, कर्म होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अकर्मक क्रिया में जो फल है दोस्तों, खाने वाला फल नहीं, परिणाम वाला फल, ठीक है। तो फल जो है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर, किस पर पड़ेगा, कर्ता पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्ता पर, ठीक है, कर्ता होगा, कर्ता, ठीक, ध्यान रखें ये बात, ठीक। और इसमें क्या करते हैं कि हम केवल कर्म के बारे में बताते हैं, इसमें हम अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, केवल हम कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्म बताते हैं, ठीक। तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए सुने अकर्मक क्रिया का उदाहरण, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है कब पढ़ता है, या पढ़ रहा है नहीं पता, ठीक है, वह पढ़ता है, ठीक है, हमें ये बात सिर्फ पता चल रही है कि वह पढ़ता है, ठीक है, अभी पढ़ नहीं रहा, सिर्फ पढ़ता है, ठीक है। तो कोई समय निश्चित नहीं है कि कब पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, रात में पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, ठीक है, या फिर पढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, बस ये बता दिया, यानी कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है, किसमें, अकर्मक क्रिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह पढ़ता है, वह सोता है, वह खाती है, वह जाता है, ठीक है, इस तरह से। देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, मैंने अभी बताया कि जहाँ पर कर्म हो, ठीक है, जहाँ पर कर्म हो वह सकर्मक क्रिया है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक उदाहरण सुने, श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम फिल्म देख रहा है, ठीक है। और इसी वाक्य को हम कहें कि श्याम देख रहा है, ठीक है, तो श्याम क्या देख रहा है हमें नहीं पता, यानी कि निश्चित नहीं है, ठीक है। तो श्याम क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है, ठीक है, श्याम क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें पता होता है कि किसकी वजह से कर्म हो रहा है, फिल्म है, ठीक है, और फिल्म बनी, ठीक है, जिसकी वजह से वह फिल्म को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कारण पता होता है कि किसकी वजह से जो है कर्म हो रहा है, ठीक है। क्या है उदाहरण, श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम फिल्म देख रहा है, यानी कि यहाँ पर कारण जो है उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही जरूरी बातें हैं, ठीक है। बाकी सकर्मक क्रिया की अगर हम और बात करें तो सकर्मक क्रिया के 3 भेद अलग से होते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया के 3 भेद और होते हैं। अगर हम इसको और डिवाइड करें तो 3 भेद और होते हैं। 3 भेद कौन कौन से दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। एक भेद होता है इसका एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया, और एक होता है अपूर्ण क्रिया। कौन सा, अपूर्ण क्रिया, ठीक है। देखते हैं इसको आगे डिटेल में।
तो दोस्तों हम क्रिया के दो भेद पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पढ़े दो भेद, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुने। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक, ठीक है, एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक, ठीक है, एक तीसरा होता है अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। ठीक है, ध्यान से समझें। अब ये जो अपूर्ण क्रिया होती है ना, तीसरी वाली यानी अपूर्ण क्रिया, इसके भी 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक, और दूसरा भेद होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक, तो कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे 2, एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी बातें, थोड़ी सी डीप बातें हैं, ध्यान से समझें। क्रिया के हमने कितने भेद पढ़े? 2, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद पढ़े? 3 कौन से? एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा अपूर्ण कर्मक क्रिया। अब अपूर्ण कर्मक क्रिया के हमने 2 भेद और पढ़े। कौन से? अपूर्ण अकर्मक क्रिया और एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया। चलिए इनको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, क्रिया के दूसरे भेद सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया पर, ठीक है, जिसके हमने कितने भेद पढ़े? 3। कौन सी? एक कर्मक, ठीक है, एक कर्मक, शब्द ध्यान रखें, ठीक, फिर द्विकर्मक, पूरा शब्द नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ सुनते जाएं, द्विकर्मक, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों? अपूर्ण क्रिया, ठीक है। तो ध्यान दें, एक कर्मक में क्या होता है? केवल एक कर्म यानी कि एक काम का हमें पता चलता है, ठीक है, एक काम का हमें पता चलता है। जबकि द्विकर्मक में क्या होता है कि हमें 2 कर्मों का पता चलता है, 2 कामों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, 2 कामों के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझे इस बात को। और अपूर्ण क्रिया में क्या होता है कि क्रिया और कर्म के रहते हुए भी, यानी क्रिया भी रहती है और कर्म भी रहता है, इसके रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है स्पष्ट नहीं होती। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की स्पष्टता के लिए हम क्या करते हैं? हम पूरक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किसका? पूरक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बात ध्यान से समझेंगे। अब आगे देखें, ठीक, जैसे अगर हम एक कर्मक क्रिया जिसमें एक काम होता है, उदाहरण की बात करें, वह रोटी खाती है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक बात हो रही है कि वह रोटी खाती है, ठीक है, वह रोटी खाती है, हमें एक ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या खा रही है? वह रोटी खा रही है, ठीक है। दूसरे में हम देखें कि 2 काम होते हैं और दोनों पूर्ण कर्म किसकी वजह से होते हैं? तो 2 चीज़ों की वजह से होते हैं। अब ये भी द्विकर्मक जो है, द्विकर्मक 2 तरह से होता है। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। 2 काम जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक प्राणीवाचक, ठीक है, प्राणीवाचक, और दूसरा निर्जीव। एक होता है प्राणीवाचक कर्म, एक होता है निर्जीव कर्म, ठीक है। प्राणीवाचक में क्या होता है कि एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का नाम भी लिया जाता है, यानी कि 2 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, ठीक है, और अगर हम इसी बात को बोलें, सोहन ने प्रणाम किया, ठीक है, तो सोहन अभी क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है, प्रणाम किया, ठीक है, प्रणाम किया ये कर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह प्राणीवाचक कब हो जाएगा? प्राणीवाचक द्विकर्मक कब हो जाएगा ये? जब इसमें हम गुरुजी का नाम ऐड कर देंगे, यानी सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो 2 व्यक्ति यहाँ पर हो गए, यानी कि दूसरा प्राणी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। एक सोहन तो पहले से ही है, दूसरा प्राणी कौन हो गया? गुरु हो गया। तो ये हो गया हमारा द्विकर्मक,
ये हो गई हमारी द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों निर्जीव, ठीक है। निर्जीव, इसमें कोई प्राणी शामिल नहीं होता, ठीक है, निर्जीव, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक। अब हम पढ़ रहे थे दोस्तों अपूर्ण। अपूर्ण में हमने पढ़ा था कि अकर्मक और सकर्मक का जो है अर्थ, क्रिया का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसके लिए हम पूरक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे, ये अभी क्या है, अधूरा वाक्य है, अधूरा है, अधूरा नहीं, महात्मा गांधी थे ये पूरा है एक तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें राष्ट्रपिता, अभी हमें ये नहीं पता कि क्या थे, कौन थे, कब थे, कहाँ थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन हमने एक शब्द इसमें जोड़ दिया राष्ट्रपिता, कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो ये वाक्य क्या हो गया दोस्तों, पूरक हो गया, ठीक है, पूरक हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ठीक है। इसी तरह से अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, ठीक है, तो महान व्यक्ति थे, महान शब्द, तो इस तरह के जब पूरक शब्द शामिल हो जाएं तो वह क्या बन जाती है दोस्तों, अपूर्ण क्रिया बन जाती है, ठीक है। यानी अपूर्ण क्रिया, आप ध्यान रखें, मुख्य शब्द जो होता है वह जुड़ जाता है वाक्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आई होंगी बातें कि क्रिया के दो भेद, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के तीन भेद, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया, ठीक है। अब एक कर्मक के कोई भेद नहीं होते, लेकिन द्विकर्मक के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, प्राणीवाचक और निर्जीव वाचक सकर्मक क्रिया, ठीक। इसके अलावा जो हमारा अपूर्ण क्रिया है, सकर्मक अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इसको ऐसे समझें, इसके हमारे दो भेद अलग से होते हैं, कौन से, तो दोस्तों वे होते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया, मैंने आपको बताया था, और एक होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, दो भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझें इस बात को, तो क्रिया में सकर्मक के भेद की बात कर रहे हैं हम, सकर्मक के कौन से भेद की, तीसरे भेद की। तीसरा भेद कौन सा है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन से, एक अपूर्ण अकर्मक, ठीक है, अपूर्ण अकर्मक, एक होता है अपूर्ण सकर्मक, ठीक है, अपूर्ण सकर्मक, ये बात ध्यान रखें, ठीक। अपूर्ण अकर्मक में क्या होगा, अब ध्यान से सुने, इसमें कर्ता जो है वह स्पष्ट नहीं होता, कर्ता जो है स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, स्पष्ट नहीं होता, जबकि इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, यानी कि इसमें कर्ता की स्पष्टता नहीं होती और इसमें कर्म की स्पष्टता नहीं होती, ठीक है। इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, इन दोनों का ही अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कर्ता का, ठीक है, कर्ता की स्पष्टता दिखाने के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, संज्ञा और विशेषण का, किसका, संज्ञा और विशेषण का, ध्यान रखें, संज्ञा प्लस विशेषण, ठीक है। और ऐसे ही अपूर्ण सकर्मक को भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम संज्ञा और विशेषण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आपने उसे महान बना दिया, ठीक है, आपने उसे महान बना दिया, या फिर इसे ऐसे समझें, राम ने उसे महान बना दिया, ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा, महान क्या है, विशेषण, ठीक है, किसको बनाया, उसे, ठीक है। तो ये बात ऐसे समझे, यानी संज्ञा और विशेषण का इस्तेमाल करके हम अपूर्ण सकर्मक, ठीक है, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया की स्पष्टता दिखाते हैं, ठीक है। ये बातें बहुत डीप हैं, वीडियो को रिपीट करके देखें तब समझ में आएंगी, ठीक है, या फिर अपनी नोटबुक में एक बार इसका टेबल बनाते चलें, ठीक। दोस्तों अब जो क्रिया के बारे में आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्या है, संरचना और या फिर प्रयोग के आधार पर, संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर, ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं, कितने,
11 भेद। 11 कौन कौन से देखते हैं, ध्यान दें, ऐसे चलेंगे हम, ठीक। तो यहाँ देखें, सबसे पहले सामान्य क्रिया, कौन सी, सामान्य क्रिया, ठीक। फिर दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई संयुक्त क्रिया, दूसरी संयुक्त, ठीक है, संयुक्त क्रिया। तीसरी हो गई दोस्तों नाम धातु क्रिया, कौन सी, नाम धातु क्रिया, ठीक। चौथी कौन सी हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। फिर हमारी पांचवी कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। छठी कौन सी हो गई, तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, ठीक है, तात्कालिक क्रिया, ठीक। इसके बाद सातवीं कौन सी हो गई, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है। तो हमने अभी 7 देखी, 4 अभी हम और देखेंगे। कृदंत के बाद है दोस्तों यौगिक क्रिया, फिर है सहायक क्रिया, फिर है सजातीय क्रिया, फिर है विधि क्रिया, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले है सामान्य क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। तो ये सभी क्या हैं, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दें, संरचना या, ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने भेद, 11, ठीक है, संख्या याद रखें, 11 भेद। पहला देखते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया ये क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि क्रिया सामान्य है। तो ध्यान दें, इसमें केवल एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, एक ही, ठीक है, एक ही क्रिया होती है। जैसे रोना, ठीक है, रोना, धोना, खोना, पाना, ठीक है, ये सारी एक ही क्रिया होगी इसमें, तो ये सामान्य क्रिया है। इसके बाद है दोस्तों दूसरी कौन सी हो गई संरचना के आधार पर, दूसरी हो गई दोस्तों, ध्यान देंगे, संयुक्त क्रिया। कौन सी, संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब ये क्या होती है, तो संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या फिर 2+, ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातु, ठीक है, मिलकर क्रिया बनाती हैं। कौन सी, संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए, तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, ठीक है, चले जाओ। तो अगर आप ध्यान दें तो चलना और जाना ये 2 अलग अलग क्रिया हैं, चलना और जाना अलग अलग क्रिया हैं, ठीक है। तो इन दोनों को, ये अलग अलग धातु हैं, सॉरी, चल और जा ये धातु हैं, ठीक है। तो 2 अलग अलग धातुओं को मिलकर एक हमारी क्रिया बनी, कौन सी, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तीसरी है दोस्तों, ध्यान देंगे, संरचना के आधार पर हमारी तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। कौन सी, नाम धातु क्रिया। अब ये क्या होती है, ध्यान दें, इसमें संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, ठीक, ध्यान से समझते जाएं, और विशेषण, ये 3 बातें ध्यान रखें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, ये तीनों शामिल होते हैं। इन तीनों से मिलकर हमारी नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे एक शब्द में आपको बोलूं, ठीक है, लालच, ठीक है, लालच से क्या बनेगा, ललचाना, ठीक है। ऐसे ही थपथपाना, ठीक है, ऐसे ही गिड़गिड़ाना, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं किसके, नाम धातु क्रिया के, ठीक है, ध्यान रखें, इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों बातें शामिल होती हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर चौथा भेद है दोस्तों, ध्यान से समझें, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ध्यान से सुने, कर्ता किसी से काम करवाता है, इसमें जो कर्ता होता है ना, वह क्या करता है कि अपना काम या फिर कोई भी काम किसी दूसरे से करवाता है, ठीक है, दूसरे से करवाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जैसे उदाहरण, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, मैंने राधा से, मैंने कौन है, कर्ता है, ठीक है, राधा कौन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, और राधा से मैंने यानी कर्ता ने
दूसरे पर्सन राधा से क्या करवाया, पत्र लिखवाया। ठीक है, वह ये काम खुद भी कर सकता था लेकिन इसने किससे करवाया, राधा से। ठीक, तो ये प्रेरणार्थक, इससे क्या हुआ, राधा को प्रेरित करने के लिए, जिससे कि उसकी लिखने की स्किल बढ़ सके, इसलिए मैंने राधा से पत्र लिखवाया। ठीक है, तो प्रेरणा मिलती है इससे, दूसरे यानी पहला व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता है इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों, ध्यान दें, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ये क्या है, संरचना या प्रयोग के आधार पर पांचवा भेद है। ठीक है, ध्यान से समझें। इसमें क्या होता है कि एक काम खत्म होते ही एक काम समाप्त होता है। ठीक है, और तुरंत ही क्या हो जाता है कि दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरा काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, एक काम खत्म होता है उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। लेकिन पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है, जो पहले काम में जो क्रिया होती है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, उदाहरण के लिए मैं बात करूं, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं कि मैंने बैग उठाया, उसके बाद मैं स्कूल गई। मैंने बैग उठाया यानी पहले मैंने क्या किया, बैग उठाया, बैग उठाना पूर्वकालिक क्रिया हो गई, और उसके बाद मैं कहाँ गई, स्कूल गई। तो इसमें किसको महत्व ज़्यादा देंगे, प्रथम वाक्य को। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मीन्स पहले। ठीक है, तो पहले वाक्य में जो क्रिया होगी उसे हम कहेंगे क्या, पूर्वकालिक क्रिया। और ध्यान रखें, इसमें पहले वाला व्यक्ति जो है पहला काम है। ठीक है, पहला काम समाप्त करते ही तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों क्रिया का सातवां भेद, संरचना या प्रयोग के आधार पर कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया, कृदंत क्रिया। ये क्या होती है, तो कृदंत क्रिया में कृत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। किसको, कृत प्रत्ययों को। ठीक है, कृत प्रत्ययों को जोड़कर, ठीक है, क्या बनाते हैं, कृदंत बनाते हैं, कृदंत क्रिया बनाते हैं। जैसे चलना, चल, चल क्या है, एक धातु, चल में हम ना जोड़ देंगे चलना, ये कृत, हमें यानी काम के होने का, करने का पता चल रहा है, चलना, भागना, दौड़ना। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कृत हो रहा है, कृदंत। ठीक है, तो कृत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है कृदंत क्रिया में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है कृदंत क्रिया। ठीक, इसके बाद है दोस्तों यौगिक यानी कि संरचना या प्रयोग के आधार पर आठवां भेद है यौगिक क्रिया। कौन सी, यौगिक क्रिया। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें दो क्रिया एक साथ आकर, दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और एक साथ आकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं, यानी कि दो भिन्न भिन्न क्रियाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है भिन्न भिन्न। ठीक है, तो यानी भिन्न भिन्न ही समझ लो इसको, दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आती हैं और एक मुख्य क्रिया का काम करती हैं। किसका, मुख्य क्रिया का काम करती हैं। ठीक है, जैसे वह सामान रख कर गया, यानी कि वह सामान रख कर गया, यानी उसने पहले सामान रखा और फिर वह चला गया। तो रखना और जाना ये दो क्रियाएं एक साथ हैं। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं के जुड़ने से एक मुख्य काम हुआ, यानी कि काम पूरा करके वह चला गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ध्यान दे दोस्तों, संरचना या प्रयोग के आधार पर, ठीक है, हमारा नौवां भेद कौन सा है, सहायक क्रिया। सहायक यानी कि सहयोगी। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो क्रिया, ठीक है, यानी कि ऐसी क्रिया जो क्या करेगी, मुख्य क्रिया की सहायता करेगी। ठीक है, मुख्य क्रिया की यानी जो मेन काम है उसकी सहायता करेगी, उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। इसके बाद है दोस्तों संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का 10वां भेद, सजातीय क्रिया। कौन सी, सजातीय क्रिया। ठीक है, अब ये सजातीय क्रिया क्या होती है, ध्यान से सुने, अकर्मक तथा सकर्मक, अकर्मक तथा सकर्मक। ठीक है, अकर्मक तथा सकर्मक, ये शब्दों को ध्यान रखें। ठीक है, इन क्रियाओं पर अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, इन क्रियाओं के साथ धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। धातु की बनी
भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसमें? सजातीय क्रिया में। ठीक है, सजातीय क्रिया में, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों विधि क्रिया। कौन सी? संरचना या प्रयोग के आधार पर, ठीक है, संरचना या प्रयोग के आधार पर जो 11वां भेद है वह कौन सा है? वह है हमारा कौन सा? विधि क्रिया। विधि क्रिया में क्या होता है? इसमें हमें आज्ञा का बोध होता है। किसका? आज्ञा का, ऑर्डर का। ठीक है, आज्ञा का बोध होता है। जैसे घर जाओ, आप किसी से कह रहे हैं कि घर जाओ, ठीक है, या फिर ये कह रहे हैं जाओ, मुंह धोकर आओ, मुंह धोकर आओ, ठीक है, या खाना खाओ। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई? विधि क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसमें हम आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे कि हमने संरचना या प्रयोग के आधार पर हमने कितने 11 भेदों को पढ़ा। ठीक है, क्रिया के कौन कौन से? एक सामान्य क्रिया, ठीक है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, पूरे वर्ड नहीं लिख रही। तीसरी है नाम धातु क्रिया, चौथी है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, पांचवी है हमारी पूर्वकालिक, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, छठी है हमारी कौन सी? छठी है हमारी तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक, ठीक है, सातवीं है हमारी कृदंत, ठीक है, कृदंत। इसके बाद 8वीं थी हमारी यौगिक क्रिया। कौन सी? यौगिक क्रिया। फिर 9वीं थी हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और फिर 10वीं थी हमारी सजातीय क्रिया। कौन सी? सजातीय क्रिया। ठीक है, और इसके बाद अंत में 11वीं है हमारी विधि क्रिया। ठीक है, ध्यान रखें, विधि क्रिया। ठीक, 11वीं यहाँ देख लें, विधि क्रिया। ठीक, तो इसमें ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है सामान्य क्रिया, ठीक है, पहली सामान्य क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया और यौगिक क्रिया। इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़ लें अपनी किताबों से। ठीक है, उदाहरण जितने ज़्यादा करेंगे चीज़ें उतनी बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में करेंगे क्रिया के संबंध में कुछ प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।